ये क्लास 11th का अकाउंटेंसी का पार्ट 3 का सेकंड पार्ट है, जहाँ पे हम खाली बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ब्रांचेस ऑफ अकाउंटेंसी क्या होती है, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, यूजर ऑफ अकाउंटेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें बता दी थी। इस पार्ट के अंदर हम खाली बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, जिसे हम एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग्स एंड अदर टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम अकाउंटिंग टर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एसेट्स। क्या पढ़ेंगे? एसेट्स क्या होती हैं? तो एसेट्स का हिंदी में जो हम बोलते हैं संपत्तियां। क्या बोलते हैं? संपत्तियां। तो नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं? वेल्थ एंड प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, यानी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स। और क्या बोल सकते हैं? एसेट्स आर valuable and economic resource of an enterprise useful in ऑपरेशंस, यानी बिजनेस ऑपरेशंस के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। अब एसेट्स को हम लोग कैटेगराइज किस पार्ट्स में कर सकते हैं? देखो कैसे यूज़फुल होते हैं बिजनेस के लिए। देखो, कैश से डील होती है बिजनेस में, दैट्स कॉल्ड एसेट, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। फर्नीचर होता है बिजनेस में, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। तो बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए यूज़ करी जाती हैं, और वैल्यूएबल भी होती है, इकोनॉमिक रिसोर्स भी होते हैं, जिनका यूज़ हम बिजनेस ऑपरेशन के लिए करते हैं। तो हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं एसेट्स को ब्रॉडली। फर्स्ट वन इज करंट एसेट। सबसे पहला क्या आता है? करंट एसेट। करंट एसेट। और दूसरा आता है आपका नॉन करंट एसेट्स। इसको हम पहले एक नाम से जानते थे, उसको कहते थे हम फिक्स एसेट। क्या कहते थे? फिक्स एसेट। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इस चीज़ को चेंज करके क्या कर दिया गया? नॉन करंट एसेट। इसलिए हम फिक्स एसेट नहीं बोलते हैं, बोलते हैं नॉन करंट एसेट। लेकिन करंट एसेट क्या होती है? देखो, दोज assets which are held for short period, यानी ऐसी एसेट जो हम कंपनी के अंदर कम समय के लिए रहती हैं, जो जल्दी से क्या हो जाती है? लिक्विफाई हो जाती हैं। लिक्विड का मतलब होता है कन्वर्ट हो जाती है कैश के अंदर। शॉर्ट पीरियड एंड be converted into cash within 1 year। 1 ईयर के अंदर जैसे हम लोग स्टॉक देखते हैं, तो स्टॉक में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं बेसिकली। स्टॉक को हम 3 तरफ से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला आपका रॉ मटेरियल, दूसरा कुछ सामान, अगर एक होता है कच्चा माल, एक होता है ऐसा माल जो फैक्ट्रीज के अंदर चला गया है, जिसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में चला गया है, और एक होता है जो बन के तैयार है, उसे हम लोग कहते हैं फिनिश गुड्स। ठीक। और क्या हो सकते हैं? कैश, क्योंकि देखो कैश में हर सेकंड क्या होते हैं? अमाउंट चेंज हो जाते हैं। अभी किसी ने पैसे जमा करा दिए तो अमाउंट चेंज हो जाएगा, अभी किसी ने पैसे निकाल लिए तो अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो शॉर्टली ये जल्दी जल्दी क्या करते हैं? अपने आप को चेंज करते हैं। तो इसलिए कहते हैं करंट। करंट एसेट का मतलब चालू। करंट का मतलब क्या होता है? चालू संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जो करंटली फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाती है।
उसके बाद कौन आते हैं आपके डेटर्स। डेप्टर नहीं बोलते, इसे क्या कहते हैं, डेटर्स। ठीक है, बी साइलेंट बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। डेटर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जिनको हम सेल करते हैं उधार में और वो 1 साल के अंदर अंदर हमें पैसा दे देते हैं। तो यहाँ पे डेटर्स भी चेंज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि अमाउंट पहले बढ़ेगा। मानो मैंने सेल करी 1 लाख की, तो मेरे को 1 लाख उसने दिए नहीं, उसने बोला बाद में दूंगा, तो वो उधार पे हो गया, क्रेडिट पे हो गया, है ना। क्रेडिट सेल किस में हो गई, क्रेडिट में। 1 साल के अंदर अंदर उसने पहले मेरे को 50,000 दिए, तो अमाउंट चेंज हो गया। पहले 1 लाख देना था, उसने 50,000 दिए, तो बचे कितने, 50,000। तो इस तरीके से फ्रिक्वेंटली अमाउंट चेंज होते रहते हैं डेटर्स के। ठीक है, नॉन करंट एसेट का मतलब क्या हुआ, दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी ऐसी एसेट जो लंबे समय तक हमारे पास रहती हैं, एंड यूज्ड फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, यानी नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं। जैसे फर्नीचर लंबे समय तक हमारे पास होता है, डेस्कटॉप हो गए हमारे, लैपटॉप्स हो गए हमारे, जो बिज़नेस में हम यूज़ कर रहे हैं, यानी जो भी इक्विपमेंट बिजनेस के हम अंदर हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। जैसे आपका लैंड, कोई जगह आपने ले रखी है, बिल्डिंग हो गई, आपने कोई बिल्डिंग ले रखी है, मशीनरी, आपने कोई मशीन ले रखी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए होती है ना मशीनरी, मशीन ले रखी है, आपने कोई फर्नीचर ले रखा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनका यूज़ आप लंबे समय तक करते हैं और वो बिज़नेस के ऑपरेशंस में आपको हेल्प करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टर्म्स और आती हैं जो हम नॉन करंट एसेट्स को ब्रेक कर देते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। देखो कौन कौन से। तो नॉन करंट एसेट को बेसिकली हम 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक करते हैं। पहला आता है आपका टेंजिबल एसेट्स। क्या आते हैं, टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है, देखो नाम से सजेस्ट कर रहा है कि ऐसी एसेट जिनको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, उन्हें कहते हैं हम लोग टेंजिबल एसेट। क्या बोला मैंने, दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन टच्ड, इन्हें कहते हैं हम लोग टेंजिबल एसेट। सेकेंड एसेट जो होती है वो होती है इंटेंजिबल। ये नॉन करंट एसेट के ही पार्ट है, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या हुआ, जिनका कोई नो फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, कैन बी फेल्ट। जैसे गुडविल, आपका ब्रांड नेम, आपका ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें हैं इंटेंजिबल, लेकिन इससे आपकी कंपनी को फ़र्क पड़ता है। तो ये है आपकी एसेट। एसेट का मतलब क्या है, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। करंट एसेट मीन्स दोज एसेट्स which held in a business for a short period and converted into cash, and non current asset का मतलब क्या हुआ है, assets which held long period and used for normal business operations. ठीक है, and non current assets also classified into 2 parts, that's tangible which can be touchable, which have physical existence, and intangible means which has no physical existence and can be only felt, like trademarks, goodwill and आपके ब्रांड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लायबिलिटीज। क्या आता है, लायबिलिटीज। लायबिलिटी का हिंदी मीनिंग अगर मैं बताऊं तो बेसिकली इसका मतलब होता है दायित्व। ठीक है, देखो मैं समझाता हूं तुम्हें कि मान लो मिस्टर ए कोई एक पर्सन है जो ओनर है किसके, ABC लिमिटेड के। ठीक, इन्होंने बैंक से
कुछ लोन लिया है, मान लो लेट सपोज 10 लाख का। अब बैंक को लोन चुकाने की जिम्मेदारी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मिस्टर ए की, है ना। तो मिस्टर ए की कंपनी के लिए ये बैंक लोन क्या बनेगा, लायबिलिटी। क्या बनेगा, लायबिलिटी। समझ आई बात। तो मिस्टर ए के लिए क्या बन जाएगी, ये लायबिलिटी। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मिस्टर ए ने कोई मिस्टर वाई है से क्या करा है, परचेज करा है रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में लिया है। तो 1 साल के अंदर अंदर मिस्टर वाई को पैसा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मिस्टर ए की। तो मिस्टर वाई, यानी मैंने बताया था ना पीछे यूजर्स में कि जिससे हम रॉ मटेरियल लेते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। तो इस क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मिस्टर ए की। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमारा दायित्व या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग जाती हैं या हमारे ऑब्लिगेशंस लग जाते हैं कि हमें किसी को पैसा पे करना है आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर, उसको हम लोग कहते हैं लायबिलिटी। क्या कहते हैं, लायबिलिटी। तो देखो लायबिलिटी का मतलब क्या है, liabilities are obligations और डेब्ट्स। डेब्ट्स का मतलब हिंदी में होता है ऋण लेना। दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे after some time in the future। ठीक है। बेसिकली ये 2 पार्ट्स के अंदर क्या है, ब्रेक है आपके लायबिलिटीज भी, जिसे हम लोग कहते हैं पहला करंट लायबिलिटीज, दूसरा हम लोग कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है। तो करंट लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, दीज आर ऑब्लिगेशन और डेब्ट्स that are payable within a period of 1 year। यानी ऐसे ऑब्लिगेशन या ऐसे डेट जिनको हमें 1 साल के अंदर पे करना ही करना होता है, उसे हम लोग कहते हैं करंट लायबिलिटीज। जैसे हमें अपने क्रेडिटर्स को पे करना होता है, अगर नहीं करेंगे तो अगले साल वो हमें सामान नहीं देगा। बिल्स पेबल। ठीक है। बिल्स पेबल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्या होता है, अभी के लिए फ़िलहाल ये एग्जांपल की तरह समझिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, these are obligations or debts that are payable after a period of 1 year। ऐसे ऑब्लिगेशन और ऐसे डेब्ट जिनको हमें 1 साल के बाद भी पे करना पड़ता है, लंबे समय तक पे करना पड़ता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बैंक लोन, तो बैंक लोन 1 साल में तो पूरा होगा नहीं, उसको आपको लंबे समय तक पे करना होगा। तो इनका एक और नाम है, इन्हें कह सकते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। इनको एक और नाम से जानते हैं क्या, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं, और इन्हें कहते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है। तो ये है लायबिलिटीज़ की डेफिनेशन। अब आपको होप समझ आ गया हो कि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है आपके आगे
एक्सपेंस क्या आती है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? देखो, expense means amount which is spent by business in order to carry on its routine operation। यानी बिजनेस के रूटीन ऑपरेशंस को चलाने के लिए हम जो खर्चे करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? आपके एक्सपेंस। जैसे कौन कौन से खर्चे आते हैं इसमें? जैसे हम लोग परचेज करते हैं गुड्स की, तो उसके लिए जो हम लोग खर्चा करते हैं वो भी एक्सपेंस हैं। वेजिस हो गए आपके, लेबर्स को क्या देते हैं? वेजिस। वर्कर को क्या देते हैं? वेजिस। सैलरीज, एम्प्लॉयज़ को क्या मिलती हैं? सैलरी। एडवर्टाइजमेंट कराते हैं रेगुलर बेसिस पर। कैरिज, कैरिज का मतलब क्या होता है? सामान को लाने और ले जाने के लिए किसी भी ट्रांसपोर्ट का जब हम यूज़ करते हैं तो उसको जो हम पैसा देते हैं उसे हम लोग कहते हैं कैरिज। डिस्काउंट देते हैं टाइम टू टाइम। स्टेशनरी का खर्चा हो गया, पेन पेंसिल रजिस्टर्स वगैरह का। कमीशंस हम देते हैं कभी कभी सेल करवाने पर कमीशन एजेंट्स को। तो ऐसे जो खर्चे जो रोज़मर्रा में होते हैं या रेगुलर बेसिस पर होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एक्सपेंस। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? इट मीन्स द अमाउंट which is spent by the business in order to carry on its routine operations। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं कि एक्सपेंस हम करेंगे तभी तो हमें क्या होंगे? रेवेन्यू जनरेट होंगे, यानी इनकम भी जनरेट होंगी। तो एक्सपेंस आर इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। जैसे मैंने क्या क्या बताया था? परचेज ऑफ गुड्स हम लोग करते हैं, वेजेस पे करते हैं, सैलरीज देते हैं, एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, कैरेज है ना, कैरेज देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग पे करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? एक्सपेंस। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका यहाँ पर रेवेन्यू। क्या आता है? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होते हैं? अमाउंट अर्न बाय अ बिजनेस बाय इट्स बिजनेस ऑपरेशन। अपने बिजनेस ऑपरेशन के बदौलत अगर हम कोई इनकम जनरेट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं बिजनेस आपकी रेवेन्यूज। जैसे सेलिंग करते हैं हम किसी प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसको सेल करने से जो हमें पैसा मिलता है दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो जो सर्विसेज हम देते हैं उनको देने से जो हमें इनकम मिलती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू। ठीक है। और रेवेन्यू आपके एसेट्स को इंक्रीज कर देती है, ये भी ध्यान रखना। तो क्या लिखेंगे? रेवेन्यू आर द अमाउंट बाय अ बिजनेस by its business operations। जैसे सेलिंग द प्रोडक्ट, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी। और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो ऐसी कंपनी जो सर्विस देती है, ठीक है, तो वो अपनी सर्विस देने पे जो भी अमाउंट अर्न करेगी उसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू। और क्या बोला मैंने कि रेवेन्यू इंक्रीज द एसेट्स ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है। फिर आते हैं आपके डेटर्स। डेटर्स अभी मैंने बताया था, हल्का सा हिंट दिया था। डेटर्स बोल लो या फिर एक नाम से और जानते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। क्या कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल, यानी जिनसे हमें पैसा लेना होता है। यानी पर्सन हु
an enterprise for receiving goods and services on credit। ठीक है, ऐसे ही हमारे आते हैं क्रेडिटर्स, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, अ पर्सन हु हैव टू बी, यानी ऐसा पर्सन जिसको बिजनेस एंटरप्राइज पे करता है, हैव टू बी पेड बाय एन enterprise for providing the enterprise goods and services। क्योंकि वो कंपनी को या बिजनेस को क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है टॉपिक वो आता है इनकम। क्या आता है, इनकम। तो इनकम के लिए बेसिकली एक ही डिस्कशन है कि रेवेन्यू में से जब आप एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, इनकम। तो इनकम इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू विच इंक्रीज ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, इनकम इज दैट पार्ट ऑफ रेवेन्यू विच इंक्रीज ओनर्स इक्विटी। ओनर की इक्विटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके स्टॉक। ठीक है, स्टॉक क्या है, स्टॉक को हम एक नाम से और जानते हैं, स्टॉक को हम लोग बोल सकते हैं इन्वेंट्री। क्या कहते हैं, इन्वेंट्री। ठीक है, रेफर्स टू वेरियस आइटम ऑन हैंड ऑन अ पर्टिकुलर डे। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टॉक कितने पार्ट्स में ब्रेक होता है, एक होता है आपका रॉ मटेरियल, एक होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस, और एक होता है आपका फिनिश्ड गुड्स। इसको समझो, देखो मान लो कि कोई मिस्टर एक्स हैं और इन्होंने मिस्टर वाई से क्या करा, परचेज करा रॉ मटेरियल। लेट सपोज एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं कि इन्होंने 10 पीस मंगाए। ठीक, और इन 10 पीसीज में से इन्होंने कुछ पीसीज मैन्युफैक्चर होने के लिए फैक्ट्री में भेज दिए। लेट सपोज इन्होंने 6 पीस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भेज दिए। अब आप देखो कि आए कितने थे, 10 पीस, 6 कहाँ चले गए, फैक्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे कितने बचे, अब यहाँ पे 10 नहीं बचे, यहाँ पे कितने बचे, 4। ठीक है, और इन्होंने 3 पीस को तैयार करके, यानी रेडी फॉर सेल करने के लिए कहाँ भेज दिया, शोरूम के अंदर। ठीक है, तो 3 पीस कहाँ गए, यहाँ पे। अब देखो कि रॉ मटेरियल कितना पड़ा था, खाली 4 पीस हमारे पास है। फैक्ट्री में 6 गए थे, 3 बन के कहाँ गए, शोरूम में। तो फैक्ट्री वाले के पास कितने पड़े, अब यार 6 नहीं है, फैक्ट्री वाले के पास कितने हैं, 3 पीस। ध्यान से समझो इस चीज़ को कि मिस्टर वाई से खरीदे गए पीस कितने थे, 10 में से आपने 6 कहाँ भेज दिए, फैक्ट्री में, तो आपके पास कितने बचे, 4। तो रॉ मटेरियल के रूप में कितने बचे, 4। अब फैक्ट्री वालों ने 6 पीस में से 3 पीस तैयार करके कहाँ भेज दिए, शोरूम के अंदर।
तो फैक्ट्री के पास आए थे 6, 3 तैयार होकर चले गए, तो बच्चे कितने फैक्ट्री वालों के पास अभी भी 3, और शोरूम के पास भी कितने आ गए 3। तो ध्यान से देखो 4, 3 और 3 कितने हो गए 10। तो ये जो 4 पीस हैं ये किस फॉर्म में है आपके रॉ मटेरियल फॉर्मेशन के अंदर, ये किस फॉर्म में जो फैक्ट्री में, इन्हें कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, और जो शोरूम में दैट्स कॉल्ड फिनिश गुड्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, इट इज द अमाउंट whose benefit is to be derived in future। ठीक है, यानी ऐसा खर्चा जो आप आज करो लेकिन उसका बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म रख सकते हो। जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसने कोई एडवर्टाइजमेंट करवाई, बहुत बड़ी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कराई, तो क्या उसका बेनिफिट उसे उस साल तक ही मिलेगा? नहीं, उसे 1 साल के बाद भी उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर, यानी ऐसा खर्चा जिसको आप वन टाइम करोगे और उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा, उसे कहते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर। ठीक, उसके बाद आते हैं सेल। सेल का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। यहाँ पे एक वर्ड और भी आता है हमारे दिमाग में जब हम लोग सेल के बारे में बात करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। लेकिन कई बार तो हम लोग चीज़ें उधार में लेते हैं, तो ध्यान से सुनो कि जब हम चीज़ उधार से लेते हैं किसी को, तो वो लोग हमारे को ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते उस समय। वो जो कैटेगराइज होती है अकाउंटिंग के अंदर, उसे कहते हैं हायर परचेज। क्या कहते हैं? हायर परचेज, कि आपने अभी हायरिंग पे लिया है, उधार में लिया है, किराए पे लिया है, उसे कहते हैं। लेकिन आफ्टर जब आप सारी की सारी इंस्टॉलमेंट हायर परचेज के अंदर जो आप इंस्टॉलमेंट बनाओगे उधार लेते समय वो पे कर देते हो, उसे कहते हैं हम लोग, तब वो कन्वर्ट होती है ओनरशिप। तो सेल का मतलब क्या हुआ कि जब आपकी ओनरशिप कन्वर्ट होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेल। जब तक ओनरशिप कन्वर्ट नहीं होती हम उसे सेल नहीं मानते, हम उसे मानते हैं हायर परचेज। क्लियर? ऐसी परचेज अमाउंट होता है। परचेज का मतलब क्या है? देखो, यानी प्रोक्योरिंग ऑफ गुड्स either for resale or for processing and then sold। ठीक है, सपोज करो कि मिस्टर एक्स एक मोबाइल शॉप चलाते हैं और इन्होंने एक आईफोन लिया, इन्होंने 10 आईफोन लिए, 10 पीस लिए आईफोन के। तो अब मुझे बताओ कि क्या मिस्टर एक्स ने अपने लिए लिए? नहीं, इन्होंने किसके लिए आईफोन? क्योंकि उनकी शॉप है मोबाइल की, तो उन्होंने किस लिए लिए होंगे? रीसेल के लिए। तो उन्होंने परचेज करी किसके लिए? रीसेल के लिए, है ना। और सपोज करो कि मिस्टर एक्स जो है, उन्होंने, मान लो उनकी कोई फर्नीचर शॉप है, नाम चेंज कर लो, चलो मिस्टर ए कर लो यहाँ पे, और इनकी कोई फर्नीचर शॉप है और इन्होंने कहीं से वुड ली, है ना। वुड क्यों ली? ताकि वो उसका क्या बना पाए? फर्नीचर बना पाए, है ना, ताकि उसका क्या बना पाए? फर्नीचर बना पाए। तो ये क्या हुआ? उन्होंने प्रोसेस करने के लिए लिया और फर्नीचर बनाने के बाद क्या करेंगे? सोल्ड। क्या करेंगे? सोल्ड। तो प्रोक्योरिंग ऑफ गुड्स या तो अपने रीसेल के लिए लीजिए या फिर उसे प्रोसेस करके देन दोबारा उसे सोल्ड कर दीजिए, इसे कहते हैं हम लोग परचेज करना। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आती है कैपिटल
और ड्राइंग। देखो मैं आपको एक फ्लो में समझाता हूँ कि कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होते क्या है, क्या समझाते हैं। मान लो ABC लिमिटेड एक कंपनी है आपकी, और मिस्टर एक्स इस कंपनी के क्या है, ओनर। ठीक है, सपोज करो मिस्टर एक्स ने इस कंपनी के अंदर फंड लगाए कोई, तो जब मिस्टर एक्स ओनर है और वो बिजनेस में क्या लगा रहे हैं, कोई फंड लगा रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग, उस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं कैपिटल। क्या नाम देते हैं, कैपिटल। यानी क्या बोल सकते हैं, व्हेन ओनर इन्वेस्ट मनी और मनी वर्थ गुड्स इनटू बिजनेस, इट इज टर्म्ड एज कैपिटल। यानी ओनर कुछ भी अगर बिजनेस में लगाएगा, चाहे वो मनी हो या मनी से रिलेटेड गुड्स हो, तो उन्हें हम लोग नाम देते हैं कैपिटल का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि मिस्टर एक्स ने पैसा किसको दिया, ABC लिमिटेड को, तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, पैसा गया किसके पास, ABC लिमिटेड के पास, तो पैसा कौन, इंटरेस्ट कौन देगा, ABC लिमिटेड इंटरेस्ट देगी किसको, मिस्टर एक्स को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, और दूसरी चीज मान लो यहाँ पे मिस्टर एक्स एक बार फिर लिखते हैं, और ये क्या है अभी, ओनर। अब मान लो कि मिस्टर एक्स ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, क्या कर लिया, विड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या यहाँ पे, ड्राइंग। लेकिन ये विड्रॉ होना चाहिए किस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। अगर ये ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करा तो ये ड्राइंग की कैटेगरी में नहीं आता। पर्सनल यूज के लिए अगर मिस्टर एक्स विड्रॉ करते हैं, यानी ओनर जब पर्सनल यूज के लिए सामान निकालेगा बिजनेस में से, तो उसे कहते हैं हम लोग ड्राइंग। तो क्या लिखेंगे, व्हेन ओनर विड्रॉ गुड्स और कैश फॉर पर्सनल यूज, इट इज टर्म्ड एज ड्राइंग। अब पैसा किसने निकाला, मिस्टर एक्स ने, तो अब मिस्टर एक्स लायबल हो गए हैं किस चीज के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि जब मिस्टर एक्स फंड लगाते हैं बिजनेस के अंदर, तो कैपिटल बिजनेस के अमाउंट को बढ़ा देती है ना। और जब मिस्टर एक्स अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं, तो यहाँ पे ड्राइंग बिजनेस को क्या कर देती है, घटा देती है। दूसरी तरफ जब कंपनी ABC लिमिटेड मिस्टर एक्स के कैपिटल के ऊपर उसे इंटरेस्ट पे करती है, तो क्या होता है, बिजनेस का पैसा घट जाता है, और मिस्टर एक्स का पैसा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। और इसी तरीके से जब मिस्टर एक्स अपने निकाले गए गुड्स और कैश के ऊपर उसे क्या देता है, ABC लिमिटेड को क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, तो ABC लिमिटेड का पैसा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मिस्टर ओनर कैपिटल लगाएगा तो बिजनेस का पैसा बढ़ जाता है, विड्रॉ करेगा तो पैसा घट जाता है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब बिजनेस पे करेगा तो बिजनेस का पैसा क्या होगा, घट जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आएगी तो उससे पैसा बढ़ जाता है। तो कैपिटल के लिए बेसिकली आप ये बोल सकते हो किसी को कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, ड्राइंग के लिए क्या बोल सकते हो कि मनी और गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, प्रोप्राइटर बोल रहे या ओनर फॉर पर्सनल यूज करेगा तो उसे कहते हैं हम लोग आपका ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 टर्म्स हैं आपके पास जिसको आपको समझना है। ये थी सारी की सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन अकाउंटेंसी, और बहुत सारी हैं लेकिन ये मेन है जिनको आपको ध्यान रखना है। इसी के बेसिस पर आगे हम अकाउंटिंग के क्वेश्चंस करेंगे। अब धीरे धीरे करके क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे, लेकिन उससे पहले एक सेशन और लगेगा, एक थ्योरी क्लासेस का, जिसमें हम पर्सनल यानी अकाउंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं आपके, ठीक है,
आपके कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय।